आज हम शुरू करने जा रहे हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? एक कृषि वर्ष में जितनी भूमि पर सिंचाई की जाती है उसे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। और कुल बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र के योग को कुल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भूमि निम्नीकरण भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के क्या उपाय हैं? भूमि निम्नीकरण या भूमि मृदा अपरदन एक ही बात है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए 95% भाग भूमि से आवश्यकताओं को 95% भाग हम भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का न्यूनीकरण बल्कि भूमि को नुकसान भी पहुंचने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाएं जैसे कि वन उन्मूलन है, वन उन्मूलन वनों को काटा जाना, अति पशुचारण है, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होता क्या है? तेज वायु तथा जल मृदा की ऊपरी सतह को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। इसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। इसके कारण मिट्टी कृषि योग्य नहीं रहती। यह क्रिया उन स्थानों पर अधिक होती है जहां भूमि की ढाल बहुत तीव्र हो और वर्षा बहुत तेज बौछारों के साथ होती है। इसके कारण क्या है मृदा अपरदन के? कि यदि भूमि की ढाल तीव्र होगी तो पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है। जिस मिट्टी में जल समाये रखने की क्षमता अधिक होती है उसका कटाव कम होता है, जबकि चिकने जो बालू मिट्टी होती है उसका कटाव अधिक होता है। वृक्षों की जड़ें हैं मिट्टी को जकड़े रखती हैं और उसे बह जाने से रोकती हैं। फलस्वरूप जिन स्थानों पर वन काट दिए गए हैं वहाँ की भूमि का कटाव अधिक होता है। खेतों में घास चरते समय पशु जो है अपने खुरों से भूमि की ऊपरी सतह को अपने खुरों से खुरच देते हैं। यह घास को जड़ों सहित उखाड़ देते हैं। इससे मिट्टी का कटाव होता है। यदि खेतों में हल द्वारा बनाई जाने वाली नालियाँ पानी के बहाव के समानांतर हों तो उनमें से भी पानी बड़ी तेज़ी से बह जाता है जिससे भूमि का कटाव होता है। तो इस भूमि के कटाव को या भूषण को कैसे रोका जा सकता है? तो रोकने के उपाय क्या हैं? जैसे वन लगाना, वन लगाकर जैसे जैसे हम वृक्ष लगाएंगे तो वृक्षों की जड़ें अपने अंदर जकड़े रखती हैं मिट्टी को, तो इससे क्या है वन लगाकर हम मिट्टी के कटाव को कम कर सकते हैं। घास लगाकर घास की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रखती हैं। और उन्हें बह जाने से रोकती हैं। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी के आकार के खेत बनाकर कि जो पहाड़ी स्थान हैं उन पर हम सीढ़ीदार खेत बनाकर वहाँ पर खेती करने से भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और नालियों का मुंह बंद करके जब कभी भूमि का कटाव होता है तो नालियाँ सी बन जाती हैं, तो उनके एक किनारे का मुंह बंद करके भी हम मृदा के अपरदन को रोक सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मृदा के संसाधन में किस प्रकार का कैसे संसाधन है? कि मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरण योग्य। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चाव जनक शैल अथवा सरांतर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। मृदाओं का हम वर्गीकरण करते हैं। मृदाओं के अनेक प्रकार के उच्चाव से भू आकृतियों, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। तो सबसे पहले हम मृदा को कई भागों में बांटते हैं, मतलब कई प्रकार हैं मृदा के। जैसे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ जो मृदा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह भारत के लगभग 40% क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण के तटीय मैदानों में मिलती है। वास्तव में नदियों में ने अपने मुहाने पर मिट्टी के बहुत बारीक कणों को जन्म दिया है।
इन बारीक कणों को जलोढ़ कहते हैं। इनमें रेत, गाद तथा मृत्तिका मिली होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, प्राचीन जलोढ़क और नवीन जलोढ़क। प्राचीन जलोढ़क खादर और नवीन जलोढ़क बांगर। दूसरा है काली मृदा। जलोढ़ मृदा में थोड़ा सा क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा में क्या मिलता है? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। दूसरी है काली मृदा। काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। और इस मिट्टी को कौन सी मृदा भी कहा जाता है? रेगड़ मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मृदा होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल होता है, इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंगों की अनेक आभाएं दिखाई देती हैं। यह मिट्टी सामान्य से लेकर भारी वर्षा वाले प्रदेशों में मिलती है। इसका निर्माण प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। लाल मिट्टी ने काली मिट्टी के क्षेत्र को चारों ओर से घेर रखा है। यह मिट्टी छोटा नागपुर के पठार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नीलगिरी तथा तमिलनाडु के पठारों में मिलती है। नेक्स्ट है लैटराइट मृदा। लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। लैटराइट मृदा पर अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय अथवा शुष्क मृदा। शुष्क मिट्टी मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में शुष्क मिट्टियाँ बनावट में रेतीली और प्रकृति में लवणीय होती हैं। इनका रंग लाल से लेकर भूरा होता है। कुछ प्रदेशों में इन मिट्टियों में लवण का अंश बहुत अधिक होता है। इन प्रदेशों में जल के वाष्पीकरण द्वारा साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु तथा उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण बहुत तेजी से हो जाता है, अतः इन मिट्टियों में ह्यूमस तथा नमी का अभाव होता है। शुष्क मिट्टियों की सिंचाई तहों के कंकड़ की में अधिकता होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए मिट्टी में कैल्शियम का अंश बदल जाता है। लास्ट में है वन मृदा, पर्वतीय मिट्टी। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जहां पर्याप्त वर्षा वन लगभग उपलब्ध हैं। इन मृदाओं में गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिम आच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो इस प्रकार ये मिट्टी का जो वर्गीकरण था, इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन हो चुका। एक मिट्टी का कटाव, ये क्वेश्चन तुम्हें नेक्स्ट कॉपी पर करने हैं।